साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका एवं जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल संस्था का परिचय आपको मालूम ही है कि हम लोग टैक्स जो जीएसटी और इनकम टैक्स इस तरह की जो एक्ट हैं उस पर जो समस्याएं आती हैं या जो डिमांड्स होती हैं या सुझाव होते हैं उसको हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से जो सक्षम प्राधिकारी हैं या राज्य के मुख्यमंत्री गण हैं या केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं उनको हम पत्रों द्वारा और विभिन्न माध्यम से पर्सनल बैठक करके प्रस्तुत करते आ रहे हैं। पिछली बार मैंने एक्स पार्टी पे पत्र लिखा था और आपको वीडियो में बताया था। इस बार मेरा विषय है लिमिटेशन एक्ट का समावेशन जीएसटी एक्ट में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें विशेषकर छोटे व्यापारी जो अपने पास उनके पास में व्यापक सुविधाएं नहीं है, अकाउंटेंट्स हैं केवल या सीएज या एडवोकेट्स का उन पर सुविधा नहीं है या वो उसका खर्च वहन करने के लिए मतलब समर्थ नहीं है या वो समय पे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते, डिले हो जाता है, डिले कंडोनेशन उसको नहीं मिल पाता लिमिटेशन एक्ट होने के कारण। हमारे मित्र हैं राजेश शर्मा जी कुशीनगर के, दिनेश शर्मा आगरा के और मेरे अग्रज हैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी लखनऊ के और मेरे अग्रज हैं राजेश्वर दयाल जी भोपाल के। उनसे ही मेरी चर्चा हुई इस बारे में, जो मैंने पत्र अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी को और राज्य के माननीय मुख्यमंत्रियों को मैंने भेजा है कि 1 जुलाई 17 से जब जीएसटी जो लागू हुआ है उसमें 17-18 से लेकर के 23-24 तक की जो स्क्रूटनी हुई है या ऑडिट्स में संपन्न हुए हैं और विभिन्न माध्यम से उनको छोटे व्यापारियों को नोटिस मिल रहे हैं, उसके बारे में मैंने पत्र लिखा है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी भावना जो है, जो मुझसे चर्चा होती रहती है, वो मैंने आपकी भावना को संकलन करते हुए लिखा है, तो आप समझेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे और लाइक भी कर दें। और जो मित्र जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो बहुत से फ़ोन मुझ पे आते हैं, लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को। जो जीएसटी एक्ट है उसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 का समावेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण छोटे व्यापारी को लिमिटेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 73, 74 या रिवोकेशन के 29 में जो अपील की टाइम होता है वो 90 डेज का होता है, या जो 129(3) का मामला होता है उसमें 90 डेज का टाइम होता है और 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। विशेष परिस्थिति में है तो वो भी निकल जाता है, तो वो फर्स्ट अपील भी नहीं कर पाते हैं। तो अब उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो हाई कोर्ट जा सकें, तो उनके साथ में बड़ा अन्याय होता है। तो साथियों, मैं पहले आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है। इन विवादों का मुख्य कारण लिमिटेशन एक्ट 1963 का माल सेवा कर अधिनियम में समावेश नहीं किया गया है। जीएसटी एक्ट में लिमिटेशन को समाहित कर दिया जाता है तो विभाग बनाम पंजीकृत डीलर्स के बीच में विवादों में बहुत कमी आ सकती है। लिमिटेशन एक्ट की धारणा क्या है? भारत में मुकदमों, अपील मुकदमों, याचिकाओं पर परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन को परिसीमा कहा गया है, जो दावे के प्रकार के आधार पर अलग अलग समय सीमा निर्दिष्ट करती हैं, जिनमें सामान्य अवधि शामिल है, जिनमें अधिकांश अनुबंध संबंधी दावों के लिए 3 वर्ष, अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित मुकदमों के लिए 12 वर्ष और 90 दिवसीय कारावास शामिल है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलंब से माफी की संबंधित है, जो कहती है धारा 5 विलंब से माफी संबंधित है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां किसी अपील या आवेदन को निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह प्रमाणित कर देता है कि उसके पास पर्याप्त कारण था जिसके कारण वह समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन दायर नहीं कर सका, तो न्यायालय उस देरी को माफ कर सकता है। पर्याप्त कारण का अर्थ है न्यायालय के पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है, यह उचित आधार होना चाहिए कि आवेदक को न्यायालय में आवेदन के साथ आगे बढ़ने से रोका गया था। धारा 5 के कुछ मामलों में
देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर निर्धारित अवधि की अनुमति देती है, अवधि के विस्तार की अनुमति देती है। विलंब क्षमा के पर्याप्त कारण का उदाहरण है आवेदक की गंभीर बीमारी, कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन, आवेदक वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत अयोग्य है, अधिकारियों से प्रति मांगने में देरी हुई। इस संदर्भ में न्यायालयों के मैंने विलंब क्षमा के पर्याप्त कारण व्याख्या की है। ऐसे विवादों को संज्ञान लेते हुए अवश्य विचार किया जाना चाहिए। मेरे काउंसिल से मेरा अनुरोध है। ये केसेज हैं कृष्णा बनाम चट्टपन 1889 का, ये 1889 का केस है। प्रिवी काउंसिल ने पर्याप्त कारणों की व्याख्या के लिए 2 नियम निर्धारित किए हैं। कारण अपीलकर्ता पक्ष में नियंत्रण भार होना तथा पक्षों में सद्भावना की कमी नहीं होनी चाहिए अथवा वह लापरवाह या निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम अहमद जान 2008, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त कारण की अभिव्यक्ति पर न्यायिक दृष्टिकोण में व्यवहारिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए, न कि प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट करने के पर्याप्त कारण की तकनीकी पहचान के आधार पर। एम्ब्रोज एवं अन्य बनाम डॉन बास्को 2020 का एक जजमेंट आया है। अन्य वादों में माननीय न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि विलंब की माफी के संबंध में संबंधित न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण एक पूर्व शर्त है। यदि संबंधित देरी को उचित रूप से या संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है तो कानून की अदालत केवल सहानुभूति के आधार पर देरी माफ नहीं कर सकती। बहुत स्पष्ट इसमें मत व्यक्त किया माननीय उच्च न्यायालय ने। एन मोहनदास बनाम दारा सुरम प्रबंधन 2021। बाद में माननीय न्यायालय ने कहा कि ध्यान में रखना चाहिए कि सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत पर्याप्त कारण एक लचीला शब्द है जो न्यायालय को न्याय देने के उद्देश्य से सुरक्षित करने की दृष्टि से कानून को सार्थक रूप से लागू करने में सक्षम बनाता है। पथपति सुब्बा रेड्डी मृत्यु LR बनाम एवं अन्य बनाम विशेष उप कलेक्टर 2024। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि कोई पक्षकार मामले के तथ्यों या परिस्थितियों के प्रति लापरवाह पाया जाता है या उसकी ओर से सद्भावना का अभाव पाया जाता है तो उसने तत्परता के साथ कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है तो विलंब को माफ करने का उचित कारण नहीं हो सकता है। नेगेटिव भी ऑर्डर दिए, पॉजिटिव भी ऑर्डर दिए हैं। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त कारण शब्द को व्यापक अर्थ देने के कारण यह सुनिश्चित करना है कि योग्य सराहनीय मामलों में केवल देरी की क्षमा के आधार पर खारिज न किया जाए। यहाँ पे यह भी कह दिया कि अगर देरी है तो क्षमा को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये मामला जो है हमने लिखा है और हमने सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस लिमिटेशन एक्ट को GST एक्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी से हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बजट 26 अभी आना है और वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी कर रहा है। तो हमने अपना मत रखा है। यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे आप मोबाइल पर व्हाट्सअप है 9410664214 पे, उस पर आप मुझे भेजें तो मैं आपके सुझावों को अध्ययन करते हुए, संकलन करते हुए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं उनको सभी को भेजूंगा। इसके साथ ही मैं अगले विषय पे फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।